जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये हम इसमें पढ़ रहे हैं जैव विकास के बारे में। और जैव विकास के बारे में आज हमको पढ़ना है जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। मतलब देखे होंगे आपको एगो मूवी में दिखाया रहता है कि एगो पत्थर मिलता है, खोदते रहते हैं सब, बस पत्थर एगो मिलता है, कहता है ये 5000 मिलियन साल पुराना है, ये राजा दशरथ के पुत्र राम अपने गले में पहनते थे, इसकी कीमत इतनी है कि ये देश बिक जाएगा। ऐसे मतलब सुने होंगे। तो उसके बाद झगड़ा वगड़ा करते हैं सब, मतलब मूवी खत्म हो जाती है उसी पत्थर पे। तो कैसे पता चलता है कि ये कितने साल पुराना है, कैसे बताते हैं सब कितने साल पुराना है, 5000 मिलियन साल पुराना है, कैसे बताते हैं सब, इसके बारे में आज हम देखेंगे। हम पिछले लेक्चर में जीवाश्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म क्या होता है हम बताए थे ना कि कोई भी जीव मर गया और उसका हड्डी गुड्डी बच गया, कुछ खोपड़ी बाल वाल कुछ बच गया, चाहे कुछ नहीं बचा, बस उसका सांचा मिट्टी में बना हुआ बच गया ना, तो उसको क्या बोल देंगे कि ये जीवाश्म है। आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। मतलब कि कोई खोपड़ी मिल गया तो उसको कैसे बताते हैं कि 5000 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, कैसे बताते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल, यानी कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण। तो इसमें दो विधियां होती है इसको पता करने की। मतलब दो तरीके से पता किया जाता है कि कितने साल पुराना है। अगर मार्कर है ना, इसको पता करना चाहेंगे कि कितने साल पुराना है तो पता चल सकता है। तो इसके लिए दो विधि है। कैसे, कितनी विधि हैं? दो विधि। देखिए कौन सा, सापेक्षिक विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मेथड, और कार्बन डेटिंग विधि जिसको दूसरा नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। यानी दोनों नाम इसी का है, रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। इसको इंग्लिश में भी कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं, लेकिन हम दोनों नाम लिखने के लिए एक इंग्लिश में नाम लिख दिए हैं और एक हिंदी में। ठीक, तो देखिए सापेक्षिक विधि में क्या होता है। सापेक्षिक विधि पहले यूज की जाती थी, अब नहीं यूज की जाती है। जानते हैं, जैसे हम चप्पल उप्पल फेंक देते हैं, कहीं लकड़ी उकड़ी फेंक देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, तो देखे होंगे वहाँ अगर जुताने वाला जगह नहीं है, मान लीजिए खेत उत में नहीं फेंके, रोड वोड पे फेंक देते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे धंसने लगता है। देखे होंगे कि चप्पल उप्पल होता है जो धीरे धीरे धंसने लगता है। जब एक कुदारी मारते हैं वहाँ पे तो निकलता है अंदर से, चप्पल निकल रहा है। तो कैसे धंसता है उसमें, आखिर धंसता कैसे? कुछ समय बाद धंसता है। मतलब कितने समय बाद धंसता है ये मतलब पता कर सकते हैं हम कि इस दिन फेंके थे इतना धंस गया। ठीक, तो इस प्रकार से जब कोई जीवाश्म यानी किसी जीव का खोपड़ी ओपड़ी हड्डी गुड्डी अगर ऊपर की परत में मिल गया, पृथ्वी के ऊपरी भाग में मिल गया, इस धरती के ऊपरी भाग में मिल गया, तो उसको कहेंगे इसकी मृत्यु अभी अभी हुई है। मतलब ये अभी अभी का मतलब जानते हैं यहाँ पे क्या है? अभी अभी का मतलब कम से कम 10,000 साल, 100 साल, इससे कम नहीं, 100 साल से तो कम नहीं। तो 100 साल मतलब कि अभी अभी इसमें कहा जाता है। तो देखिए 100 साल पहले इस जीव की मृत्यु हो गई। मान लीजिए कौन डायनासोर का खोपड़ी मिल गया, कहेंगे कि 100 साल पुराना है, तो ये मतलब कि अभी अभी मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पे मिलेगा, तो कहेंगे कि अभी अभी का मरा हुआ जीव है। अगर नीचे चला गया होगा तो देखिए ना, धीरे धीरे जितना समय बीतता है उतना नीचे जाता है। देखे होंगे चप्पल उप्पल फेंकते होंगे तो जितना समय बीतता है पहले आधा ढकाता है, फिर अपने आप पूरा ढकाने लगता है। कैसे? मिट्टी अपने आप उड़ उड़ के उस पर पड़ने लगता है, इसे मतलब पड़ने लगता है। देखे होंगे ना, तो वैसे ही जितने दिन का हो जाएगा ना उतना नीचे चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि अगर ऊपर है तब तो इसका अभी अभी मृत्यु हुआ है, मतलब कम से कम 100 साल पहले। ठीक, तो इतने साल पहले मृत्यु हुआ है। अब इस प्रकार से हम जीवाश्म को बताते हैं कि ये कितने साल पुराना है। अगर ऊपर की परत में है बहुत मतलब जल्दी का है, मतलब 100 साल या 10,000 साल पहले का है। अगर ज़्यादा नीचे है तो मिलियन में 10,000 मिलियन साल, 50,000 मिलियन साल, ऐसे कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि रिलेटिव मेथड क्या है। इसमें पूरा हम ये नहीं बता सकते कि कितना साल हुआ है, कितना साल हुआ है ये बता सकते हैं का? मान लीजिए खूब अंदर चला गया, खूब अंदर से खोद के निकाले तो देखेंगे कितने साल का पुराना धंसा हुआ है, नहीं देख पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए इसमें पूरा एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता है। बस ये बताया जा सकता है कि हाँ हाल ही में का है, कि कुछ दिन पहले का है, कि कितने मतलब वो समय बीत चुके हैं लगभग में, इतने बता सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते हैं रिलेटिव मेथड में। ठीक, अब देखिए कार्बन डेटिंग विधि क्या होता है। कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड,
इसको समझने के लिए पहले हमको कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में समझना होगा। कार्बन क्या होता है? एक परमाणु होता है। कार्बन जानते हैं क्या होता है? कोयला होता है। जिस चीज़ में कार्बन होता है, तो हर चीज़ में, ज़्यादातर चीज़ में कार्बन होता है। लकड़ी में कार्बन होता है, कोयले में कार्बन होता है, टायर में कार्बन होता है, हर चीज़ में, प्लास्टिक वगैरह सब में कार्बन होता है, लगभग सब में कार्बन होता है। तो देखिए कार्बन क्या है? एक तत्व है। अब इसके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होता है? देखिए कार्बन का आप पढ़े होंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना होता है? 12। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब कार्बन 3 तरह से पाया जाता है। इसमें कार्बन के परमाणु क्रमांक का क्या मतलब होता है कि देखिए परमाणु क्या होता है? परमाणु हम बता रहे हैं। देखिए परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है ना, देखिए एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सब दोनों एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन को चाहता है, मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्या कहता है? ताका झाकी करते रहता है, बस इसके चारों तरफ घूमने लगता है। जब ताका झाकी होता है तो क्या होता है? चारों तरफ लोग घूमने लगते हैं, ठीक, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, ठीक। अब बिचवा में बैठल है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बेचारा उसके साथ है, ये पगलाइल है इसके पीछे, तो देख रहे हैं इसके मतलब इसके चारों तरफ राउंड करने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। तो यही होता है परमाणु। अब देखिए परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं? जो नाभिक में क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन बैठा है, उन दोनों की संख्या को जोड़ लेते हैं। प्रोटॉन एगो है, न्यूट्रॉन एगो है, तो 1 + 1 क्या हुआ? परमाणु भार हो गया 2। वैसे ही हम कार्बन का परमाणु भार निकालते हैं। तो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। आज तक ही सुने होंगे। लेकिन अब देखिए 3 गो पाया जाता है, 3 टाइप का पाया जाता है। किस टाइप का? देखिए C13 यानी C6 इसका परमाणु क्रमांक तो होगा, लेकिन इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? C13। एक C14 भी पाया जाता है, ठीक। तो इसका भी परमाणु क्रमांक 6 ही होगा। परमाणु क्रमांक का मतलब कि कौ प्रोटॉन उसमें बैठा है, कौ प्रोटॉन नाभिक में बैठा है, न्यूट्रॉन कौ है, मतलब न्यूट्रॉन तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे परमाणु भार बता रहा है, लेकिन बस प्रोटॉन बताने का काम कौन कर रहा है? परमाणु क्रमांक। कौ प्रोटॉन इसमें बैठा हुआ है, ये बता रहा है कौन? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक सबका देख रहा है, हम सेम लिखे हैं 6 6 6। तो कार्बन में कितने होते हैं प्रोटॉन? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होगा, तभी तो 12 हुआ है। अब इसमें क्या होगा? 6 प्रोटॉन तो है, हमको पता है, 13 है इसका परमाणु भार। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इसमें 7 गो न्यूट्रॉन है। क्या हुआ? 7 गो न्यूट्रॉन है। इसमें 6 परमाणु क्रमांक है, 14 परमाणु भार। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन 6 गो है और 8 गो क्या है? 8 न्यूट्रॉन है, तभी तो 14 हुआ है। तो देखिए मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक उन तत्वों के उन रूपों को कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे परमाणु भार 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो ये कार्बने हैं लेकिन इसका परमाणु भार अलग अलग है। अब देखिए कार्बन 12 और कार्बन 13 ये तो होता है अस्थाई कार्बन, मतलब ये कुछ में बदलता नहीं है। ये जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब नहीं समझते हैं? जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ प्रकाश छोड़ता रहे। जैसे बल्ब है ना, बल्ब जैसे प्रकाश छोड़ता रहता है, वैसे कार्बन अपने अंदर से कुछ प्रकाश छोड़ता रहेगा। यूरेनियम सुने होंगे, यूरेनियम परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है? उसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिससे विस्फोट होता है। तो परमाणु जो होता है परमाणु बम, उसके बारे में तो आप सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था, वो खत्म हो गया, तबाह हो गया। तो वैसे ही कार्बन जो होता है यह रेडियो एक्टिव होता है, उससे कम होता है हालांकि, लेकिन ये भी रेडियो एक्टिव होता है। मतलब रेडियो एक्टिव कब होगा बताइए? हम बल्ब जलाते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि एलईडी जला रहे हैं, एलईडी जला रहे हैं, तो एलईडी में से प्रकाश कब निकल रहा है? जब तक उसको लाइट नहीं दे रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, तब तक उसमें से प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। वैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वैसे इसमें कुछ एनर्जी के रूप में होना चाहिए, तभी प्रकाश निकलेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप पढ़े होंगे कि जो ऊर्जा हम देते हैं वो दूसरे रूप में बस परिवर्तित हो
जाती है, वो ना खत्म हो सकता है ना बनाया जा सकता है। यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल में ऊर्जा होता है, उससे हम चलते हैं तो क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में ये पेट्रोल का ऊर्जा बदल जाता है। ठीक, तो वैसे बदलता रहता है, हम बना नहीं सकते हैं ऊर्जा को। ठीक, तो देखिए ये कार्बन में क्या है, ऊर्जा है, तभी तो ये प्रकाश दे रहा है। कहाँ से कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा होता है, रेडिएशन जो होता है ऊर्जा होता है। तो देखिए रेडिएशन कब कब छोड़ेगा, जब इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। तो देखिए क्या होता है, जब किसी परमाणु के अंदर हद से ज़्यादा एनर्जी हो तो वो रेडिएशन छोड़ता है और अस्थायी होता है, मतलब कुछ में बदल जाएगा, फट फट कुछ में बदल जाएगा। देखते होंगे जो ज़्यादा धनी होते हैं ना, अगर ज़्यादा उछलेंगे ना तो क्या होता है, ज़्यादा उछलने पर बहुत कम समय लगता है नीचे आने में। तो वैसे ही सेम वैसे कार्बन है, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, ये ज़्यादा उछल रहा है, ज़्यादा उछल रहा है। बस क्या होगा, जब इसका एनर्जिया ख़त्म होगा ना, जब पैसा ख़त्म होगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। और अब हो गया अस्थाई, अब समझ गया कि हाँ उछलने से कोनो फायदा नहीं है। तो जब इसका एनर्जी ख़त्म हो गया तो ये बन जाता है नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये कार्बन 14 जो है ये नाइट्रोजन से ही बनता है। नाइट्रोजन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तब ये क्या बना देता है, कुछ अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश के पड़ने से, कुछ उसमें रे स्पेशल रे के द्वारा होता है, स्पेशल किरण के द्वारा। तो उसके बाद जब नाइट्रोजन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, ये C14 का निर्माण कर देता है। कैसे, देखिए क्या होता है, इसमें एगो न्यूट्रॉन जो है ना, देखिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु भार 14 होता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 7 क्या है, प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तभी तो परमाणु भार 14 हुआ है। तो 14 परमाणु भार होने के लिए 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो अब ये होता है कि वो प्रोटॉन बदल जाते हैं बबुआ न्यूट्रॉन में। क्या हो जाता है, प्रोटॉन बदल जाते हैं न्यूट्रॉन में, मतलब कि प्रोटॉन हो गया 6 और 7 8 हो गया, क्या 8 न्यूट्रॉन हो गया। यही बन जाता है कार्बन। कैसे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, तो ये बन गया कार्बन। 7 था तब तक तो नाइट्रोजन, लेकिन जैसे 6 हुआ सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण, तो ये बन गया क्या, बन गया कार्बन। लेकिन इसके अंदर एनर्जी है ज़्यादा, कहाँ से कि इसका देखिए ना न्यूट्रॉन की संख्या है ज़्यादा, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए रेडिएशन छोड़ता रहता है, रेडिएशन छोड़ता रहता है। ठीक, तो समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है नाइट्रोजन से कार्बन 14। बस ये समझिए कि कार्बन 14 जो होता है नाइट्रोजन से बनता है, जब सूर्य का इस पर प्रकाश पड़ता है तो कार्बन 14 बन जाता है। ठीक, अब जब ये अपना एनर्जी खत्म करता है फिर पिछले अवकाश में अपने आ जाता है। समझ में आया, पहले जिस अवकाश में था खूब बढ़िया, अपने आप पे कुछ पैसा वैसा मिल जाता है, खूब उछलने लगता है, और जब खत्म हो जाता है तो अपने अवकाश में आ जाता है। तो समझ में आ गया, यही होता है कार्बन 14 में। अब हमको तो समझना है कार्बन डेटिंग विधि। हम कहें कार्बन 14 के बारे में तभी से समझ रहे हैं, ये दोनों तो अस्थाई हैं। हम बता दिए हैं कि ये अस्थाई है, एनर्जी कुछ नहीं छोड़ते हैं, प्रकाश तो प्रकाश कुछ नहीं छोड़ते हैं, ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं सब। समझ में आ गया, कौन, C12 और C13। अब देखिए एक C14 से ही हम कार्बन डेटिंग करते हैं, इसीलिए C14 के बारे में इतना हम समझाए हैं। C14 जो होता है मतलब कार्बन जो होता है जिसका परमाणु भार 14 होता है, इससे ही हम क्या करते हैं, इससे ही हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है। मान लीजिए एगो हड्डी ले लिए, अब क्या होगा, पहले समझिए कि हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं हम क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। अब हमको कहाँ से मिला C14, C14 हमारे पास आना जरूरी है। पहले समझिए कि C14 हमारे पास आना जरूरी है, तभी तो हमारे अंदर होगा ही, नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे। हाँ, इसी से हम पहचानते हैं, C14 से हम पहचानते हैं कि ये कितने साल पुराना है। अब हमारे अंदर रहना चाहिए, तो ये आता कहाँ से है हमारे अंदर, ये देखिए सूर्य के प्रकाश से वातावरण में बनता है। मतलब नाइट्रोजन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वातावरण में बन जाता है C14। अब क्या होगा, आप देखे होंगे फोटोसिंथेसिस, सुने होंगे ना, प्रकाश संश्लेषण, पौधे जिससे अपना भोजन बनाते हैं। अब पौधा खींच लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन जो है पहले ही ऑक्सीजन से क्रिया किए हुए हैं, अब ये क्या किया, पौधा जो है खींच लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, अपना भोजन बना दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब बच गया क्या, बस कार्बन 14। अब क्या बचा, बस कार्बन 14 जो है यही बचा। अब हम क्या करते हैं, हम पौधों को खाते हैं। पौधों को खाते हैं ना, तो पौधा से हम क्या ले लिए, कार्बन 14। तो हमारे अंदर कैसे आया कार्बन 14। अब कहेंगे कि हम तो मांस खाते हैं, शेर में कहाँ से आएगा, तो शेर जो होता है मांस खाता है, उसमें कहाँ से आया रहता है, जो मांस रहता है जिस जीव का, वो जीव तो पौधे पे निर्भर होगा ना। तो वैसे ही मतलब
ये काम करता है। ऐसे ही जीवों के शरीर में कार्बन 14 पहुंचता है, मतलब वातावरण में ही बनता है। पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर ले लेते हैं और पौधों से हम लेते हैं इसको, ठीक। अब क्या होता है, सब कार्बन जो होता है सब कार्बन पौधों में उपस्थित रहता है, यानी C12 भी होता है, C12 भी होता है, C13 भी होता है और C14 भी होता है। इन तीनों को हम लेते हैं किससे, पौधों से। पौधा भी तीनों को लेता है और पौधा हम खाते हैं तो तीनों को हम भी लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो होता है रेडिएशन जब छोड़ता है तो अभी हम बताए हैं क्या होता है इसका, ये फिर से नाइट्रोजन में बदल जाता है, मतलब अपने औकात में फिर दोबारा आ जाता है। अब देखिए जब रेडिएशन छोड़ेगा, एनर्जी इसका खत्म होगा तो अपने आप ही अपनी औकात में आ जाता है, मतलब कि फिर से जिससे बना था वही बन जाता है, ठीक। तो ये बन जाता है तो कितने, इसमें कुछ समय लगेगा, देखिए ना कुछ समय लगेगा ना, अपना एनर्जी खत्म करने में कुछ समय लगेगा। जैसे पेट्रोल डीजल डालते हैं मशीन के अंदर तो उसको खत्म होने में समय लगता है, वैसे इसमें भी एनर्जी है, खत्म होने में तनी समय तो लगबे करेगा। अब क्या होगा, अब समय लगा तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 100 हम लिए हैं, ठीक, ये भी 100 लिए हैं, ठीक, ये भी 100 लिए हैं और ये भी 100 लिए हैं, तीनों की मात्रा बराबर है, मतलब 100 को C12 लिए हैं, 100 को C13, 100 को C14। तो इसको इन दोनों का तो कोनो बवाल ही नहीं है, कब वो खत्म नहीं होंगे सब, कैसे कि अस्थाई होते हैं सब, चुपचाप बैठे होते हैं सब, हाई एनर्जी में बुआ निकालते रहते हैं, तो इनका तो काम तमाम होने वाला है। क्या होगा, इनका 5730 साल लगेगा तो ये आधा हो जाएगा, मतलब कि ये आधा नाइट्रोजन में बदल जाएगा, आधा इसका भाग जो है नाइट्रोजन में बदल जाएगा। नहीं समझ में आया, 100 को यहाँ पे है, 100 को यहाँ पे है ना, तो 5730 साल जब बीतेगा ना तो क्या होगा, 5730 साल बाद 50 को बचा रहेगा C14, मतलब ये अपना आधा बच गया, और 50 को जो था C14 वो बदल गया रहेगा किसमें, नाइट्रोजन में। तो देखिए ना, इसमें हम वर्ष बता दे रहे हैं कि 5730 साल में क्या होगा, ये C14 आधा खत्म हो गया होगा अगर हम नहीं लेना छोड़ दें इसको। तो देखिए C14 जो होता है क्या होता है, C14 5730 साल में क्या होता है, ये अपने मात्रा का आधा हो जाता है, खत्म होके नाइट्रोजन में बदल के क्या हो जाता है, अपने मात्रा का आधा हो जाता है, जितना रहता है उसका अधिया जाता है। समझ में आया। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितने साल पुराना कोई वस्तु है। मान लीजिए कोई हड्डी मिल गया, ठीक, अब हड्डी जो है मरे हुए शरीर का है, वो तो पौधा वौधा खा नहीं रहा है कि उसके अंदर कार्बन जाएगा। तो देखिए इसी के वजह से हम उसको पहचान लेते हैं। हम जब तक कार्बन ले रहे होते हैं, कार्बन मतलब खाना खा रहे होते हैं, तब तक तो हम सब कार्बन ले रहे हैं, खत्म हो रहा है, हमारे अंदर जा भी रहा है, इधर से खत्म हो रहा है, मतलब हम अपने अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कार्बन 14 को और इधर से ले भी रहे हैं। तो मात्रा तो एकदम नियंत्रित है, मतलब 100 तीनों है, ठीक। अब देखिए जब हम लेना बंद कर देंगे, अब कब लेना बंद करेंगे, खाना तो छोड़ेंगे नहीं जब तक जिंदा रहेंगे, तो जब मर जाते हैं तब लेना कार्बन बंद कर देते हैं, कार्बन को लेना हम बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ है, C12 जो है, C13 जो है ये तो वैसे ही रहेगा, 100 का 100 है, 100 का 100 है। ये जो है C14 जितने समय बीतेगा बबुआ अपना एनर्जी खत्म करेंगे, क्या करेंगे, खत्म करेंगे, कैसे कि इनके पास ज़्यादा एनर्जी है, और जैसे जैसे खत्म करेंगे नाइट्रोजन में बदलते जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, मर गया कोई तो उसका क्या होगा, C14 खत्म होते जाएगा, नाइट्रोजन में बदलते जाएगा। तो इसी से हम पता लगा लेते हैं, मतलब इतना होना चाहिए। अब ये नहीं समझिएगा कि हम यहाँ पे 100 लिखे हैं, हमारे अंदर 100 ही C12 है, 100 ही C13 है और 100 ही C14, मतलब ऐसे हम मान के लिखे हैं कि इतना हो सकते हैं। अगर तो इतना मतलब इसका अनुपात निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये इतना है तो ये भी इतना रहना चाहिए। इससे कम हो गया तो क्या होगा, इससे कम हो गया तो पता करते हैं कि हाँ कितना कम हुआ है, इतना कम होने में कितना समय लगा होगा। मान लीजिए कि 20 ठी इसमें कम हो गया, तो अब गणना करके, मैथ के हिसाब से गणना करके, सॉल्यूशन करके हमको पता है ना कि 5730 साल में क्या हो जाता है, ये अपने संख्या का आधा हो जाता है। तो अब देखिए ना, ये 20 कम हो गया, तो इसको निकालने के लिए हम मैथ का सहायता लेंगे। तो मैथ की सहायता से हम निकाल सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ठीक। तो मतलब कि जितने साल पुराना रहेगा
जाएगा उतना कार्बन 14 खत्म हो गया रहेगा, और उसी से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ ये कितना पुराना है, कितना पुराना हड्डी है, कितना पुराना खोपड़ी है, कितना पुराना दांत है, सब पता लगा लेते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि या रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। ये समझ में आ गया क्या होता है रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड? ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है, मतलब ये अपने अंदर से विकिरण छोड़ता रहता है, प्रकाश छोड़ता रहता है, रेडिएशन छोड़ता रहता है, नाइट्रोजन में बदल जाता है। यही देखते हैं कि कितना बदला है, जितना बदला रहता है उसी के हिसाब से बताते हैं कि इतने समय में इसको इतना खत्म हो जाना है, इसको इतना नाइट्रोजन में बदल जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम बता देते हैं कि हाँ इतना खत्म हो गया है, मतलब कि इतना साल बीत गया है। कहाँ से कि इसको इतना खत्म होने में इतना ही साल लगना चाहिए, मतलब 10 वो खत्म हुआ तो 1 साल या 10 साल लगेगा, इतना हम बता देते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब इसके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो आपके बुक में नहीं दिया है, ये विधि भी लगभग आपके बुक में नहीं दिया है, बहुत कम दिया है। तो देखिए इसके लिमिटेशन क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये बहुत आसान है, वैसे पेपर में पूछ देता है इसलिए बता रहे हैं। देखिए ये जो कार्बन डेटिंग विधि है इसके कुछ लिमिटेशन है। इसको तभी प्रयोग किया जा सकता है जिस वस्तु में कार्बन हो। मान लीजिए कि एगो लोहा लाएंगे, कहेंगे कि इसका कार्बन डेटिंग करो, हम कहाँ से करेंगे बबुआ जब इसमें कार्बन है ही नहीं है। कार्बन में से तो हम पहचान रहे हैं कार्बन है ही नहीं है, लोहा में कार्बन नहीं है, हम पहचानेंगे कैसे, नहीं बता पाएंगे। मतलब कि कार्बन डेटिंग उसी चीज़ का किया जा सकता है जिसमें कार्बन की मात्रा हो। उसके बाद कार्बन डेटिंग विधि एक एक्यूरेट पूरा नहीं बता सकता कि इतना ही साल हुआ है, इतना ही साल हुआ है। कैसे? अब देखिए मान लीजिए कि हड्डी जो है, हड्डी में क्या होता है, हड्डी में कार्बन होगा, कैल्शियम होगा, कुछ मतलब जो शरीर होता है उसमें नाइट्रोजन भी तो उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन रहता है ना। ये सब कार्बन और सब तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन भी रहता है ना। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये भी कभी कार्बन में बदलेगा, फिर कभी फिर से नाइट्रोजन में, तो ये डिसबैलेंस होता रहता है, इसलिए एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। ठीक, तो इसलिए मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, 1-2 साल का अंतर आ जाता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद इसके एक और लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि ये 50 से 60 हज़ार साल पुरानी वस्तुओं तक ही नाप सकता है, बता सकता है कि हाँ इतने साल पुराना है। अगर 1 लाख साल पुराना कोई चीज़ ला के दे देंगे ना, कहेंगे इसका चेक करो कार्बन डेटिंग विधि से, तो ये नहीं बता पाएगा, गलती बताता है। समझ में आ गया? तो इसके कुछ लिमिटेशन है, तो ये याद होने चाहिए आपको। ये वैसे हम नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, जो व्हाट्सएप चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब ये कार्बन डेटिंग विधि समझ में आ गया, अब इसके कुछ लिमिटेशन भी समझ में आ गए। अब आप पूछेंगे कि डायनासोर जो होते थे, डायनासोर को कैसे बताया जाता है 250 मिलियन साल पुराने थे? तो सुनिए क्या होता है। पेड़ और कटाता होगा तो आप देखे होंगे, पेड़ कटाता है तो उसमें कुछ गोल गोल टाइप में दिखता है। क्या होता है? गोल गोल टाइप में दिखता है। ठीक, तो गोल गोल टाइप में दिखता है तो जितना गोला उसमें बना रहता है ना, उतना साल पुराना पेड़ रहता है। जैसे मान लीजिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, यानी पेड़ जो है 5 साल पुराना। वैसे 6 गो बन गया होगा तो 6 साल पुराना, 7 गो बन गया 7 साल पुराना। तो मतलब जितना गोला रहता है, जितना रिंग रहता है उस पेड़ में, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये कितने साल पुराना पेड़ पौधा है। ठीक, वैसे ही क्या होता है, हड्डियों में भी रिंग बने होते हैं। ऐसे पेड़ पौधों में तो हमको देखते हैं कि गोल गोल दिखते हैं, लेकिन हम हड्डी में ना माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कुछ परत बनी होती है हड्डियों में, तो वो माइक्रोस्कोप से ही बस दिख सकता है। किससे दिख सकता है? माइक्रोस्कोप से। वैसे उसमें भी वैसे ही गणना करके और बताया जाता है कि हाँ ये हड्डी इतने साल पुराना है। तो वैसे ही डायनासोर का हड्डी मिल गया होगा कहीं से, अब उसका हड्डी में गिन गिन के परत बताया होगा कि हाँ इतने साल पुराना, इतना परत है, इतने साल पुराना है। इसकी भी मतलब वो गिन गिन करके और बताया होगा। समझ में आ गया? परत को गिन करके। लेकिन ये माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है हड्डियों वाले में, ऐसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो अब समझ में आ गया डायनासोर का पहचान कैसे किया गया होगा। अब देखिए एमोनाइट, आपके बुक में एक शब्द दिया है एमोनाइट। एमोनाइट क्या होता है? एमोनाइट एक जीवाश्म का नाम है, मतलब किसी चीज़ के हड्डी उड्डी का नाम है, किसी चीज़ के सड़े गले पार्ट का नाम है। किस चीज़ के सड़े गले पार्ट का नाम है?
है समुद्री मोलस्क जीवाश्म। अब ये मोलस्क क्या होते हैं, जैसे घोंघा आप देखे होंगे, घोंघा क्या होता है, जो शंख वाले में रहता है ना जोकिया, उसी को क्या बोलते हैं, घोंघा। अब जो उस टाइप में जीव होते हैं उसी को मतलब मोलस्क जीव कहते हैं। मतलब कि ये एक संघ है, आप 11th में पढ़ेंगे, बस समझिए कि उस टाइप का जो जीव हमको दिखेगा ना उसको हम मोलस्क जीव कह देंगे। तो समुद्री मोलस्क जीव जो होते हैं उसके जीवाश्म को, मतलब वो मर गया तो उसका शरीर बच गया, चाहे शंखवा वाला बच गया ना तो उसको क्या बोल देंगे, शंखवा को बोल देंगे कि ये एमोनाइट है। क्या है, एमोनाइट है। क्या है, एमोनाइट। जो समुद्री मोलस्क जीव होते हैं उनके अवशेषों को क्या बोलते हैं, उनके अवशेषों को बोलते हैं एमोनाइट। घोंघा जो होता है वही आप समझे होंगे। और देखिए इसमें घोंघा, ये मोलस्क जीवों को पहचानने की क्या विधि होती है, उसके ऊपर एक कवच होगा, उसके बाद उसका शरीर एकदम चिकना होगा। जो उस शंखवा में रहता है जीव, उसका शरीर देखे होंगे बहुत चिकना होता है। तो समझ में आ गया, इसके पहचान करने के लिए हम बता दे रहे हैं। इसका पूरा पहचान ये नहीं है लेकिन आपके पहचानने के लिए ये काफ़ी है। तो एमोनाइट क्या होता है, समुद्री मोलस्क जीव का जीवाश्म होता है। मतलब कि अगर शंख मिल गया तो उसको क्या बोल देंगे कि ये जीवाश्म क्या है, एमोनाइट है। एमोनाइट है, समझ में आ गया। ट्राइलोबाइट क्या होता है, ट्राइलोबाइट समुद्री आर्थ्रोपोड्स का जीवाश्म है, समुद्री आर्थ्रोपोड्स का जीवाश्म। अब आर्थ्रोपोड को कैसे पहचानेंगे, इसमें आर्थ्रोपोड में चींटी भी आती है, लेकिन चींटी समुद्री तो है नहीं। मतलब देखिए जिसका पैर दो भाग में विभाजित होगा, मतलब एक ठेहुना उसमें होगा। देखिए ना, चींटी जो होती है उसका ठेहुना होता है ना, वैसे ही जब जीवों का इसे दो भागों में विभाजित होगा तो उसी को बोल देंगे आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा ग्रुप है, समझ में आएगा। अब देखिए ये ट्राइलोबाइट जो होता है समुद्री आर्थ्रोपोड का जीवाश्म होता है। जैसे केकड़ा देखे होंगे ना, केकड़ा का पैर कैसे होता है, दो भाग में होता है, दो भाग में ऐसे होता है। तो वैसे पहचानने के लिए हम बता रहे हैं एक सिंपल विधि। तो केकड़ा जो होता है अगर उसका कहीं पैर मिल गया हमको तो क्या बोल देंगे कि ट्राइलोबाइट है। क्या है उसका पैर, ट्राइलोबाइट। अगर कहीं मरा हुआ केकड़ा हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, ट्राइलोबाइट है। क्या है, ट्राइलोबाइट। समझ में आ गया। ट्राइलोबाइट क्या है, जब आर्थ्रोपोड्स का जीवाश्म बोलता है, आर्थ्रोपोड एक संघ है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट मतलब समझ लीजिए केकड़ा से समझिए कि केकड़ा का पैर वैर मिल जाएगा, मुंडी मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, चाहे उसका सांचा भी मिल जाएगा। मतलब केकड़ा मर के सड़ उड़ के खत्म हो गया होगा लेकिन मिट्टी में उसका थोड़ा थोड़ा सांचा बन गया होगा तो उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, ये ट्राइलोबाइट है। क्या है, ट्राइलोबाइट। समझ में आ गया। अब देखिए नाइटिया क्या होता है, अगर मछली का कुछ मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं, नाइटिया। मछली का गल्फर मिल गया, कहीं मुंह कटाइल उटाइल मिल गया, कहीं मतलब उसका कुछ भाग पार्ट उट मिल गया तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे नाइटिया है ये। मतलब उस जीवाश्म को, किस जीवाश्म को, मान लीजिए मछली का एगो पंख मिल गया तो पंख को क्या बोल देंगे कि नाइटिया है। नाइटिया है, जीवाश्म का नाम है। ठीक, समझ में आ गया। अब डायनासोर कपाल को हम राजा सारस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनासोर कपाल। ये जीवाश्म का नाम है। अगर डायनासोर का खोपड़ी मिल गया तो उसको डायनासोर कपाल बोलते हैं। डायनासोर का अगर खोपड़ी मिल जाता है तो इसको डायनासोर कपाल बोलते हैं, जिसको दूसरे भाषा में राजा सारस भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो उसी के जीवाश्म का नाम है, डायनासोर के जीवाश्म का नाम डायनासोर कपाल। समझ में आ गया। अब देखिए डायनासोर की उत्पत्ति जो है ना ये पता लगाया गया तो डायनासोर का उत्पत्ति 250 मिलियन साल पहले हुआ था। अब मिलियन का होता है, तभी से अब मिलियन किए जा रहे हैं। क्या होता है मिलियन, मिलियन जानते हैं क्या होता है, एक मिलियन में ना 10 लाख होता है। अब समझ लीजिएगा कि 10 लाख में कितने होंगे, तो देखिए 10 लाख, अब 10 लाख एक मिलियन में होता है, यानी 250 मिलियन। 250 मिलियन को 10 लाख से गुणा करेंगे तो साल में बदल जाएगा। समझ में आया। तो डायनासोर की उत्पत्ति यानी डायनासोर कब जन्मे थे, 250 मिलियन साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ था, ये पता लगाएगा। उसके बाद क्या हुआ, कब ये विलुप्त हो गए, विलुप्त होने का मतलब कि वो कब पृथ्वी से गायब होगा। अब एक को डायनासोर को देखते हैं, नहीं है सब, एक भी डायनासोर, मतलब विलुप्त हो गए, गायब हो गए। अब नहीं देख पाते हैं तो गायब हो गए। ऐसे ही चीता भारत से गायब हो गए हैं, तो वैसे ही गायब हो गए हैं तो विलुप्त हो गए हैं। जो गायब हो जाता है उसको विलुप्त बोल देते हैं। समझ में आ गया। तो डायनासोर कब पृथ्वी से विलुप्त हो गए, कब गायब हो गए, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। कितने साल पहले, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। ये सब कैसे पता लगाएगा, अभी बताया ना, हड्डिया में होता है कुछ रिंग टाइप का, इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। समझ में आ गया। तो ये डायनासोर का पता लगाने की विधि है। और ये उत्पत्ति याद रखिएगा, उत्पत्ति पूछ देता है कि कब डायनासोर उत्पन्न हुए थे। उत्पत्ति 250 मिलियन साल पहले इनकी हुई थी। डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई थी, 250 मिलियन साल पहले। कब मरे थे, 65 मिलियन साल पहले मरे थे। हम उस टाइम थे नहीं, लेकिन अब पहले बता दिया गया है तो जानते हैं हम। देखिए
मछली जीवित जीवाश्म, कौन सा? शिलाकैथ मछली जो होती है जीवित जीवाश्म होती है। मतलब क्या हुआ? जीवित जीवाश्म कुछ होते हैं। जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? वे जीवाश्म जो अस्तित्व में अभी हैं। मतलब कि जैसे अगर आदमी मर गया, उसका खोपड़ी ओपड़ी मिल गया तो उसको क्या बोल देंगे कि जीवित जीवाश्म है। कैसे कि अभी आदमी तो पृथ्वी पे है सब ना, वो कोई मरा था वो है, वो उसका खोपड़ी मिला मानते हैं जीवाश्म है। लेकिन जो जिसका जीवाश्म मिला है वो जीव अभी पृथ्वी पे जीवित है ना। आदमी का जीवाश्म मिला है, आदमी पृथ्वी पे है तो उसको क्या बोल देंगे कि जीवित जीवाश्म है। मतलब कि जिस जीव का अस्तित्व अभी बना रहता है और पृथ्वी पर बना रहता है और उसका अगर जीवाश्म मिलता है, उसका अगर अवशेष मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि ये जीवित जीवाश्म है। जैसे शिलाकैथ मछली का जीवाश्म जो होता है वो जीवित जीवाश्म कहलाता है। कैसे कि मछली अभी भी समुद्र में है और इसका जीवाश्म मिलता है। समझ में आया? तो मनुष्य का भी खोपड़ी मिलेगा तो कह दीजिएगा कि जीवित जीवाश्म है। कैसे कि मनुष्य अभी रहते हैं पृथ्वी पे, अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। आशा है कि आज जो समझाया आपको समझ में आया है। आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।